नमस्कार। पिछले 3 वीडियोस में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, फ्रेज, क्लॉज के बारे में डिस्क्रिप्शन और द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन जनरल देखा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन जनरल। जैसे कि घर बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है। आपको रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, मार्बल चाहिए, ग्लास चाहिए, फर्नीचर एंड ऑल। एक मोबाइल बनाने के लिए कई पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर उसकी डिस्प्ले है, स्पीकर्स हैं एंड ऑल। और ठीक वैसे ही जैसे कि कार बनाने के लिए कई सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है, तो फिर एक भाषा कहाँ छूट सकती है जब हम कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बताते हैं या पूछते हैं। इन दैट केस कहे गए शब्दों को, जिनको स्पीच कहा जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिन्हें के इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। In general, there are 8 in total. I hope so. हम सब ने इनके बारे में सुना जरूर होगा। Noun, pronoun, adjective, verb, etc. जो भी है। इस वीडियो में हम उनको जरा शॉर्ट में देखना चाहेंगे कि ये सब चीजें होती क्या हैं। Furthermore, आप हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक सेपरेट वीडियो पाएंगे जिसमें इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहेगा, बट ये थोड़ा सा ब्रीफ में जरा उनको स्टार्ट करना चाहें। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, जो इंग्लिश का बेस कहा जा सकता है। So these are the 8 parts of speech in English, जो noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection। जरा स्टार्टिंग से इनके बारे में देखना चाहें तो noun का डिस्क्रिप्शन हमने बचपन से सुना है कि noun is the name of a person, place और thing। काफी है, बट फर्दर एडवांस्ड अगर देखना चाहें तो इसके अलावा भी noun को फर्दर डिस्क्राइब किया जा सकता है। पूरा डिस्क्रिप्शन उसके इंडिविजुअल सेक्शन में, लेकिन बेसिक्स के नाते, अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू थिंग्स। इट मे बी कॉन्क्रीट और इट मे बी एब्स्ट्रैक्ट। हो सकता है कि हम लोगों में से कई लोगों के लिए ये दो शब्द बिल्कुल नए हों। हाँ, आप जानते होंगे कि नाउन के टाइप्स की बात करें तो वो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले बेसिक्स के तौर पर आप नाउन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट में बी कॉन्क्रीट नाउन एंड द सेकंड वन में बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम 5 सेंसेस लेकर पैदा होते हैं। वी ऑल आर बोर्न विद 5 सेंसेस। कुछ चीजों को हम देखकर पहचानते हैं, जैसे कि भैया 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं मेरे सामने। कल मैदान गए थे, 400 लोगों की भीड़ थी, उन्हें मैंने आंखों से देखकर पहचाना। कई बार चीजें दिखती नहीं है। खाने में जब नमक कम हो जाता है या मिर्ची तेज हो जाती है, तो हमने किसी को खाना बनाते हुए देखा नहीं था, लेकिन शायद उसे, जी हाँ, टेस्ट करके बता देते हैं कि इसमें कंटेंट कम है, ज्यादा है। ये कल मैंने एक नया डीओ खरीदा था, क्या आप देखकर बता सकते हैं ये कैसा है? तो शायद नहीं। हम उसे स्मेल करके बता सकते हैं, यार गर्मी बहुत है, सर्दी ज्यादा है। ना सर्दी हमें कभी नजर आती है, ना गर्मी नजर आती है, लेकिन हाँ, उन्हें फील करके बताया जा सकता है। ये तो अरिजीत सिंह की वॉइस है, ये लता जी का गाना है, अरे ये भी पिताजी का फोन था मेरे। तो इन दैट केस हमें शायद वो चीजें दिखती नहीं है, लेकिन हम उन्हें सुनकर पहचान सकते हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं सेंसेस की बात कर रहा हूँ। जिन भी चीजों को आप आइदर ऑफ द सेंसेस, इन जनरल इन किसी भी सेंस में से सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन है। आई रिपीट, जिन भी चीजों को आंखों से देखा जा सकता है, या छू सकते हैं, या टच कर सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन की कैटेगरी में है। अब जो आपने स्कूल से एग्जांपल्स पढ़े थे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उनको जरा यहां रखकर देख लीजिए, हर चीज को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से बॉय, शायद देखा जा सकता है, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, इन जनरल मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। व्हेन यू से गर्ल, ये भी नाउन की कैटेगरी में है। When you say chair, शायद ये भी नाउन की कैटेगरी में है। When you say TV, AC, मोबाइल, whatever, जो भी आप कहना चाहेंगे, सब नाउन की ही कैटेगरी में है। तो इनको तो हमने हमेशा से नाउन में देखा है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि भैया आपका जो मोबाइल फोन है वो कहाँ आ सकता है? मोबाइल को देखा जा सकता है। आगरा किस चीज में आएगा? भाई नाम है किसी चीज का, आपने नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन से सेटिस्फाई किया, लेकिन ताजमहल नाम भले ही है, आंखों से देखा जा सकता है, जरूर नाउन होगी। आप ये भी कह सकते हैं, अगर सुना जाए तो, बेसिकली म्यूजिक, तो म्यूजिक उस कैटेगरी से शायद बिलोंग नहीं करता जहां हम सिंपलिसिटी में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, म्यूजिक इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन। प्लेस, किसी प्लेस का भी नाम नहीं है, किसी चीज का भी नाम नहीं है, लेकिन हाँ, म्यूजिक देख तो नहीं सकते, सुना जा सकता है, मस्ट बी अ नाउन। ऐसी किसी भी चीज को जिसको आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें नाउन में है, और नाउन में भी कॉन्क्रीट नाउन। हाउएवर, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम ना देख सकते, ना छू सकते, ना टच कर सकते। फॉर एग्जाम्पल,
भाई कल जो आपने उन पर दया दिखाई थी वो काबिल तारीफ थी, पिटी। तो जब दया की बात करते हैं, दया वो सीआईडी वाले दया नहीं, दया हम जनरली देख नहीं सकते, ना छू सकते, ना टच कर सकते, लेकिन फिर भी नाम है किसी चीज का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। भैया आपका भाग्य बहुत जोरदार है, जो भी आप काम करते हैं उसमें ईश्वर की दया से सफल जरूर होते हैं। अब किसी का भाग्य कहिएगा लक, तो लक को शायद आंखों से देखा नहीं जा सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नाउन की कैटेगरी में है। ये चीज तो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट पार्ट से बाहर चली जाती है, आप एब्स्ट्रैक्ट कहिएगा। जब आप कहना चाहें कि भी प्रकृति, तो हमें प्रकृति बेसिकली नजर नहीं आती, उसके दिए गए पेड़ पौधे जानवर हम इंसान सब नजर आ सकते हैं, प्रकृति कहीं से भी नजर नहीं आती, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई मेरा एक फ्रेंड है, उसमें बहुत एटीट्यूड है, कभी आपने उसका एटीट्यूड देखा या छुआ या टच किया या स्मेल किया, टेस्ट किया हो शायद नहीं, लेकिन हाँ एटीट्यूड भी उसी कैटेगरी में है जो किसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आ सकता है। हाँ जी, एक अच्छा शब्द याद आया, भैया आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उस इंसान का बर्ताव बहुत अच्छा है, उसका बोलने का लहजा बहुत अच्छा है। क्या ये चीजें दिखती हैं, हमें किसी का बिहेवियर नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी कहा जाता है शायद नाउन की कैटेगरी में, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कही जा सकती है। मुझे न्याय चाहिए, क्या न्याय ऐसा होता है कि भाई हाथ में ये लीजिए हम आपको न्याय रख देते हैं, शायद नहीं, फिर भी नाउन की कैटेगरी में है जस्टिस। अब ये चीजें अगर रखी जाएंगी तो इनको शायद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जा सकता है। तो बेसिक्स ऑफ नाउन के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जिन भी चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन में है, जिन्हें हम सिंप्लिसिटी से सेंस कर सकते हैं। हाउएवर जिन चीजों को देखा नहीं जा सकता, किसी की सुंदरता, किसी के ऊपर दिखाई गई दया की भावना, भाई जनरली आप दुखी हैं तो ये आपकी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन हाँ आपका दुख आंखों से नजर नहीं आता, वो सारी चीजें जिन्हें कि हम सेंस नहीं कर सकते नाउन की कैटेगरी में रहती हैं, लेकिन उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, मदर जो शब्द है माँ, उसे दोनों कैटेगरीज में रखा जा सकता है, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन बी कॉन्क्रीट नाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉन्क्रीट नाउन तो है माँ, बिकॉज हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहां से हो गई? दो चीजें होती हैं, एक वो माँ जिससे आप खाना मांगते हैं, ऑब्वियसली देखा जा सकता है, छू सकते हैं, लेकिन वो माँ जो उसके अंदर की है, जिसे ममता कहा जाता है, उसे शायद ना हम देख सकते, ना छू सकते, ना टच कर सकते, इन शॉर्ट उसे हम सेंस नहीं कर सकते। उस अंदर की ममता की बात करेंगे तो वो आपकी शायद एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकती है। तो जैसे वो वकील है, उसे हम देख सकते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर एक वकील होता है, जैसे हर घर में एक रावण है, उस अंदर के रावण को नहीं देखा जा सकता। अगर रावण उसकी बात करें जिसे भगवान राम ने मारा था, तो शायद वो प्रॉपर नाउन में, नाउन की कैटेगरी कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन हाँ शायद अंदर के रावण की बात करें जिसे सेंस नहीं किया जा सकता, वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। तो बेसिकली वापस कहना चाहूंगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, अच्छी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके अलावा और सिंप्लिसिटी में देखा जाए तो नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जिन्हें सेंस किया जा सकता है, देखकर, छूकर, टच करके, स्मेल करके, वो सारी नाउन है। हाँ जिन्हें नहीं कर सकते वो भी नाउन की कैटेगरी में है, दे मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। शायद क्लियर हुआ हो, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में हम इसे डिटेल में देखते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। जैसा कि उसके नाम में ही नजर आता है कि प्रो और नाउन, कहीं ना कहीं नाउन से कोई ना कोई रिश्ता तो रखता होगा। ग्रामेटिकली स्टैंड्स फॉर अ नाउन। मैं जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूं प्रोनाउन, तो आप सब जानते हैं 4-6 शब्द तो हमें पता है कि आई, यू, वी, ही, शी, दे सारे प्रोनाउन हैं। जरा उनके अलावा देखिएगा तो बहुत सारे प्रोनाउन हैं। मैं आपसे एक जनरल चीज पूछना चाहूं कि जब भी हम नाउन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली किसी का नाम होगा जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार दो कंडीशंस में नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहली चीज, कई बार हम उसे जानते हैं फिर भी नहीं कर सकते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और कई बार जब हम उसे नहीं जानते हैं। छोटा सा एग्जांपल, यार कल किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब अगर मुझे नाम पता होता तो शायद मैं उसका नाम ले सकता था कि आपने चुराया, इन्होंने चुराया, इन्होंने चुराया होगा। जब मुझे नहीं पता तो मेरे शब्द क्या रहेंगे? Someone stole my pen, यार किसी ने पेन चुरा लिया। अब ये किसी ने जो पेन चुराया है, someone, किसी का नाम तो नहीं है, ना ये कॉन्क्रीट है जैसा आपसे अभी कहा, ना ये एब्स्ट्रैक्ट है, ना ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अगर आप जानते हैं टाइप्स में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन हाँ किसी नाम की जगह पर जरूर रखा गया है, मस्ट बी अ प्रोनाउन। जैसा कि प्रोनाउन का नाम सजेस्ट करता है, इट स्टैंड फॉर अ नाउन। ग्रामेटिकली जितने भी शब्द नाउन की जगह रखे जा सकते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो जरा यहां से देखना चाहें कि जब हम किसी के बारे में नहीं जानते, गेट किसी ने नॉक किया है, जरा देखिए कोई गेट पर है। अब गेट पर जो कोई भी होगा वो इंसान, जानवर, गाय, बैल, जिसने नॉक किया है वो नाउन तो होगा, जैसा ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। एक गेट पर खड़े होने वाले इंसान को शायद देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, वो नाउन की कैटेगरी में है।
लेकिन नाउन होने के बावजूद मुझे इसका नाम नहीं पता। इंसान है, जानवर है, गाय है, बैल है, नाउन तो है, लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, आई मस्ट बी सेइंग समवन इज देयर। अब ये समवन उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नाम के स्थान पर रखा गया है। जो वर्ड्स नाउन के प्लेस ले सकते हैं उन्हें हमेशा प्रोनाउन कहा जाता है। समवन स्टैंड्स बेस्ट ऑफ देम। मैंने आपसे कहा कि भाई कोई भी डांस कर सकता है, आप करिए, आप करिए, आप करिए। अब मैं नाम लेकर लेना चाहूं तो दुनिया में कितने लोग हैं, मैं किसी किसका नाम कहूं, लेकिन हमारे यहाँ एक मूवी बनाई गई, शायद ABCD, हम सबने देखी भी होगी, एनीबडी कैन डांस। अब एनीबडी यहाँ पर किसी का नाम है क्या? शायद नहीं, लेकिन हाँ, हर किसी के नाम की जगह रखा जा सकता है। मस्ट बी अ प्रोनाउन। तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सारे प्रोनाउन की कैटेगरी में है। मैंने आपसे बेसिकली बोलना चाहा एक पहला एग्जांपल जहां पर कि हमें नाम नहीं पता इसीलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हमें नाम पता है, आप सोच रहे हो शायद नाम पता होने के बाद नाम क्यों नहीं ले सकते, वहां भी तो प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। क्यों? तो जरा अपने घर पर कभी बैठकर देखिए, हमारे पिता का नाम हमें पता है, माँ का नाम हमें पता है, लेकिन नाम पता होने के बावजूद हम शायद ये नहीं कह सकते कालीचरण कहाँ जा रहा है, जरा मेरे लिए 2 गिलास ये चीज लेकर आइएगा। शायद पिता का नाम नहीं लिया जा सकता। इन दैट केस आप यही यूज करते हैं, पापा आपने कहा था, माँ आप ही ने तो मुझे बताया था। अब पिता के लिए जो आप शब्द कहा गया है ये उनका नाम नहीं है। आप शब्द हम किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन शायद वो उनका नाम नहीं होता, लेकिन उनके नाम के स्थान पर जरूर रखा जाता है। जी हाँ, दैट्स द पॉइंट, उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे खुद को रखकर देख लीजिए, जब भी आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं तो कभी नाम से स्टैंड नहीं करते। कपिल इज सेइंग दैट कपिल लिव्स इन देयर, कपिल डज दिस, शायद हम यही यूज करते हैं। आई, जिससे हम बात करते हैं उसके लिए भी आप एक काम करें, वहां बैठ जाइए। आपने तो ये बात सुनी होगी, आप तो उनके साथ ही तो रहते हैं, तो आप आपका नाम नहीं है, लेकिन शायद आपके नाम की जगह यूज किया है। इसीलिए ये जितने भी शब्द हैं कि आई किसी का नाम नहीं होता, लेकिन हाँ किसी के नाम की जगह जरूर लिखा जाता है। यू किसी का नाम नहीं है, लेकिन हाँ हम सामने वाले जिससे बात करते हैं उसके स्थान पर, उसके नाम के स्थान पर यूज कर लेते हैं। आज आपका वो फ्रेंड नहीं आया, इनका न्यू एडमिशन है, मैं पूछ सकता हूँ। अब चूंकि मुझे इनके फ्रेंड का नाम नहीं पता, तो मैं उसकी जगह कोई और शब्द यूज करना चाहूंगा। अगर वो मेल है, ही इज एब्सेंट, तो ही उनका नाम नहीं है। अगर वो फीमेल है, शी इज एब्सेंट, शी भी उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके नाम की जगह पर जरूर लिखा गया है। भाई कल आपको किताब दी थी, वो कहां छोड़कर आ गए, वेयर इज द बुक, तो उसकी जगह नाम लिखा जाएगा, बिकॉज बुक का नाम नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं उसका नाम, तो उसकी जगह इट यूज किया जा सकता है, वो शायद प्रोनाउन कहा जाता है। तो बेसिकली आई, यू, हम अगर कहना चाहें कि भाई मैं भारतीय हूं, तो आप भी तो कह सकते हैं मैं भी भारतीय हूं, हम भी हैं, हम भी हैं, हम सभी भारतीय हैं। अब पूरे अगर 1.21 बिलियन का नाम यूज करने बैठे तो शायद नाम यूज नहीं किया जा सकता। उस कैटेगरी में शायद हम एक शब्द में हम सबको डिफाइन कर सकते हैं, वी आर इंडियंस। अब ये वी मेरा या आपका नाम नहीं है, लेकिन हमारे नाम के स्थान पर जरूर रखा गया है। मस्ट बी अ प्रोनाउन। ये किसने बता दे तुम्हें? हु टोल्ड यू? हु वाज देयर? कौन था वहां पर? अब हु शब्द भी हम डेली लाइफ में खूब यूज करते हैं। किससे बात कर रहे थे? टू हुम वर यू टॉकिंग? इन दैट केस जो हु शब्द है किसी का नाम होता है, शायद नहीं। पैसिव वॉइस की कहानी याद हो, हु डिड दिस, बाय हुम वाज दिस डन। अब हु जिसने भी ये काम किया था, हु वाज देयर, कौन था वहां पर, तो कौन किसी का नाम नहीं है, लेकिन किसी के नाम को पूछने की जगह पर जरूर यूज किया जाता है। तो हु बेसिकली नाउन की जगह रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हु डिड दिस, रवि डिड दिस, किसने आपको बताया? रवि ने बताया था। रवि किसी का नाम है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन उसके स्थान पर जो आपने यूज किया, हु वाज देयर, रवि वाज देयर, तो हु रवि के स्थान पर रखा गया था। मस्ट बी अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन। तो हु भी उसी कैटेगरी में है। अगर मैं सब बच्चों से कहना चाहूं कि भाई कल आप में से हर एक को इतने इतने बजे आना है, तो शायद एक शब्द कहा जा सकता है कि हर एक, ईच वर्ड मैंने यूज करना चाहा। अब हर एक किसी का नाम नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली शायद आप समझ रहे हैं नाउन के स्थान पर जरूर रखा गया है, प्रोनाउन कह दीजिए। मैं ये भी कह सकता हूं कल आप सभी को इतने बजे आना है, ऑल। अब जब ऑल शब्द यूज किया जाएगा, ऑल भी किसी का नाम नहीं है, लेकिन हाँ नाम की जगह जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली जितने शब्दों को नाउन की जगह यूज कर सकते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन हैं। आप दोनों में से कोई एक वहां चले जाइए, दो में से के शायद आइदर यूज करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आइदर प्रोनाउन है। हाँ अगर हम में से किसी के मन में है कि सर आइदर तो हमने कंजंक्शंस में पढ़ा है, तो वो आइदर और ऐड करने के बाद कंजंक्शन बनता है। जनरली आई, यू, वी, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे प्रोनाउन हैं। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सारे प्रोनाउन हैं। और भी जितने हो जाते हैं उनको हम प्रोनाउन के चैप्टर में डिटेल में देखना चाहेंगे। बेसिकली हमने दो पार्ट देखे, जहां पर कि नाउन, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, और कई बार नाउन पता होने के बाद पिताजी का नाम हम ले नहीं सकते, प्रोनाउन यूज करते हैं। और भाई किसने पेन चुराया, कौन है गेट पर, हमें नहीं पता, इसीलिए उनकी जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो जो शब्द नाउन की जगह ले सकते हैं
the words that can be used in place of a noun या for a noun can be termed as pronoun. अब भाई मैंने जान लिया कि आप इंसान हैं, आपका नाम भी कुछ है, नहीं पता तो मैं आप यूज कर सकता हूं. अब किसी भी नाउन के बारे में जब आप कोई भी फर्दर डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, जैसे कि हमने टीवी में देखा है एडी, जनरली इसको लेना चाहूं तो एड. मैथमेटिक्स भी यही कहता है, एक तरह से फिलोसफी की बातें करना चाहूं कि मैथमेटिक्स में जब हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं कुछ ना कुछ, जब हम टीवी में ऐड देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, बट वहां भी तो हम कुछ ना कुछ जोड़ते हैं. जो 30 मिनट का सीरियल था उसके बीच में आपने कुछ ऐड कर दिया. यूट्यूब पर इस वीडियो को देखते वक्त आपके भी सामने शायद ऐड प्रेजेंट हुए होंगे. इन दैट केस ऐड मतलब कहीं ना कहीं जोड़ने से है. तो ये भी तो वही टर्म है जो कुछ ना कुछ जोड़ना चाहता होगा, ऐड. अब ऐड कहां करना है? तो ऑब्वियसली उन दोनों के लिए. किसी नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करना, किसी प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहा जाता है. एडजेक्टिव वैसे बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं. मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि कई बार जिस नाउन की हम बात करते हैं उसकी क्वालिटी बताई जा सकती है, और कई बार जिस नाउन को आप देखना चाहते हैं या प्रोनाउन को, उसकी क्वांटिटी का जिक्र किया जा सकता है. जैसे मेरा एक छोटा सा एग्जांपल काफी है इस बात को समझाने के लिए. माँ ने मुझे घर से कहा कि भाई मार्केट से सेब ले आइएगा, तो वो मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हैं, या मैं उनसे वो क्वेश्चन कर सकता हूं कि माँ सेब तो लाने हैं. सेब नाउन की कैटेगरी में है, देख सकते हैं, डैम श्योर नाउन है ऑब्वियसली. लेकिन सेब के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. भाई कितने लाने हैं? इन दैट केस शायद मैंने उसकी क्वांटिटी का जिक्र किया है. और कैसे लाने हैं? भाई हरे वाले लाने हैं, ग्रीन वाले लाने हैं, कि ब्लू लाने हैं. ऑब्वियसली आई नो कि ऐसे सारे नहीं होते हैं, बट किसी कैटेगराइज करने के लिए पूछना चाहूंगा. तो भी मुझे कच्चे लाने हैं कि पके हुए लाने हैं. आम है फॉर एग्जांपल. अब किसी भी चीज की जब वो नाउन है या प्रोनाउन है, बेसिक तौर पर क्वालिटी और क्वांटिटी बताई जा सकती है. जैसे कि आप किसी एक टर्म को ले लीजिए. मैंने एक शब्द लिखना चाहा कि उस मैदान में बहुत सारे लड़के थे. बॉयज शब्द प्रोबेबली नाउन की कैटेगरी में है. आप इसके बारे में मुझे 2 चीजें बता सकते हैं. कई बार उनकी क्वांटिटी, कई लड़के थे, मैनी कह दीजिएगा. A lot of boys were there in general. मैनी कहने से, a lot of कहने से शायद मुझे उसकी क्वांटिटी नजर आई. लेकिन हाँ, चाहे वो 4 लोग थे लेकिन बहुत अच्छे थे, जब आपने गुड कहना चाहा, in that case वो उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है. तो एडजेक्टिव्स वो शब्द हैं, जैसा आपसे कहा, ऐड, जोड़ने के लिए, तो जो कि नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं. ज्यादातर वो क्वालिटी के लिए होता है या फिर क्वांटिटी के लिए कहा जा सकता है. जैसे बचपन के पढ़े गए सारे शब्दों को आप यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं. वो बहुत अच्छा लड़का है, शायद गुड बॉय कहने पर किसी लड़के की हम क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव. वो लड़की तो है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है, तो जब आप किसी से ब्यूटीफुल कहते हैं, शायद वो उसकी क्वालिटी के टर्म्स में आ सकता है. ये क्वालिटी है उनकी. कई बार हम कहते हैं कि वो जो इंसान है बहुत ज्यादा ईमानदार है. ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, बिकॉज किसी इंसान की क्वालिटी रेफर करता है. जब आप कहते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, तो रिच कहने से भी हम किसी की क्वालिटी रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेकिन कई बार क्वालिटी की डिमांड होती है, कई बार क्वांटिटी भी आ सकती है. When you say a lot of people were there, a lot of कहने से शायद हमें क्वांटिटी नजर आती है, ना कि क्वालिटी. कई बार ऐसा कह दिया जाता है, भाई मुश्किल से 4-5 लोग थे. शायद आपने सुना होगा डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में few, a few, the few, in the same formulation, little, a little और the little. ये सब चीजें क्वालिटी तो नहीं बताती, क्वांटिटी बता सकती हैं. शायद हमने कहानी सुनी होगी, कम जानकारी बड़ी भयानक हो जाती है. Little knowledge is dangerous. तो a little कहिए, few कहिए, the few कहिएगा, a lot of कहिए, lots of यूज करते हैं, a number of. कहीं ना कहीं किसी की क्वालिटी दिखाना, अच्छा, बुरा, ऐसा, वैसा, गंदा, और किसी की क्वांटिटी दिखाना, कम, ज्यादा, बहुत सारे, मैनी, मच. जो शब्द देखें आपको, कितना वक्त लगेगा? वक्त लगेगा जायज है, वक्त नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन कितना वक्त लगेगा? इन दैट केस आपने जो क्वांटिटी मांगी है उससे, तो शक्कर लेकर आइएगा. अब शक्कर में तो मैं क्वालिटी नहीं पूछूंगा कैसी वाली लानी है. कई बार कहा जा सकता है बारीक है, ऐसी है, लेकिन हाँ 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये सब चीजें आपकी उसकी क्वांटिटी दिखा सकती हैं. तो शायद मैंने आपको 3 टर्म्स अभी तक बताए. जो नाउन है वो बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा कि जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है. प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह लिखे जा सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा प्रैक्टिकली सुनिएगा. हर चीज प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, बिकॉज आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. तो जिन शब्दों को नाउन की जगह रखा जा सकता है, कई बार नाम जानने के बावजूद भी पिता, और कई बार ना पता होने के बावजूद भी प्रोनाउन कहिए, और इनके मीनिंग में थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिएगा. वो सारे टर्म्स आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट टर्म और द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. वर्ब को अक्सर हमारे भारत में कई जगह हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ाई जाती है. ब्लेम नहीं है, लेकिन हाँ कई जगह वेरिएशंस डिफरेंट हैं. हर चीज जो हिंदी में है वो अंग्रेजी में नहीं है, और हर चीज जो इंग्लिश में है वो हिंदी में शायद प्रेजेंट नहीं है.
वर्ब को हमारे यहाँ एक्शन के तौर पर पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदी कहती है कि भाई कोई ना कोई क्रिया कही जा सकती है। आई रिक्वेस्ट यू, हर बार ये डिस्क्रिप्शन आपका शायद सही नहीं होगा, मैं छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूं, बाकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में बाद में। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं उनमें वर्ब की एरर सबसे ज्यादा आती है, बिकॉज सब्जेक्ट में नाउन जो है वो सब जानते हैं, कई रटे हुए शब्द हमारे पास हैं, लेकिन उनको लिखने का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है वो वर्ब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। टाइम और टेंस सारी चीजें वर्ब से बनती हैं। तो वर्ब को आप बेसिक तौर पर वापस कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका आंसर जायज है। किसी भी चीज में जो चीज अगर आपने हिंदी से पढ़ा है जो हमेशा सही नहीं हो सकती किसी दूसरी लैंग्वेज के लिए, तो एक्शन दिखा सकती है। मान लिया कि हाँ भाई कई बार और ज्यादातर वर्ब से एक्शन दिखाते हैं। एक माफी चाहूंगा, शायद हमें से कई लोग मेरे लिए अननोन होंगे जो मुझे नहीं जानते, और उनके यहाँ शायद यदि ऐसे पढ़ाया जाता है तो माफी चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा गलत पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ शायद पढ़ाते हैं प्लेइंग, वर्ब है खेलना। हमारे यहाँ पढ़ाते हैं कि डांसिंग, डांस करना वर्ब है। ऐसे कई चीजें हैं, सिंगिंग ये वर्ब है। आपसे माफी चाहूंगा कि ये सारी चीजें वर्ब नहीं है, बिकॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह बिहेव नहीं करती। जिनको नॉलेज है आप सुनिए, जिनको नहीं है आप वक्त आने पर पढ़िएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो कैटेगरीज में चली जाती है। इट मे बी अ नाउन, जिसे जेरंड कहते हैं, शायद हमने सुना होगा, जीरंड हमारे यहाँ साउंड बोल देते हैं, और पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, शायद हमने ये शब्द सुने हो। क्या होते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं गलत नहीं हूं, आप चेक कर लीजिएगा गूगल की सहायता से। प्लेइंग कभी भी वर्ब नहीं है। प्ले कहिएगा तो वर्ब कही जा सकती है। अब हमें से कई लोगों के मन में होगा कि खेलने से एक्शन नजर आता है, बाद में कभी देखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। हाल फिलहाल ये चीज बुरी नहीं है। अगर आप कहना चाहें कि वो खेल रहा है, प्ले शायद वर्ब कही जा सकती है। वो डांस करता है, उसे डांस बहुत अच्छा आता है, तो डांस वर्ब कही जा सकती है। उसे गाना बहुत अच्छा आता है, वो रोज सुबह गाने की प्रैक्टिस करता है, तो सिंग को आप कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ब है, बिकॉज उनमें हमें एक्शन नजर आते हैं। उसने अपने दोस्त को मार दिया, शायद एक वर्ब कही जा सकती है। आप मुझे कहानी सुना दीजिए, तो कोई ना कोई एक्शन आपको करना होगा, टेल, ये सारी चीजें वर्ब हैं। एज यूजुअल हम जानते हैं कि जितनी चीजें एक्शन दिखाती हैं वो सारी की सारी वर्ब हैं। कई बार वर्ब्स एक्शन नहीं दिखाती। जैसे एक सिंपल सेंटेंस आपसे पूछना चाहा, भाई भारत की कैपिटल क्या है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई एक्शन नजर आया, कोई क्रिया नजर आई? वापस सुनिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मुझे तो कोई एक्शन नजर नहीं आया, अगर आपको आया हो तो जरूर बताइएगा। तबीयत कैसी है? आई एम फाइन, कोई एक्शन? जबकि एम यहां पर वापस एक वर्ब है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया में दिल्ली बी के बाद एक जो शब्द लिखा गया इज, वो भी एक वर्ब थी, लेकिन कोई एक्शन शायद नहीं। अगर है तो जरूर बताइएगा, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपसे पूछना चाहें कि भैया आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, यस आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, कोई एक्शन शायद नहीं। तो हर वक्त वर्ब एक्शन नहीं दिखाती। जो वर्ब्स एक्शन दिखाती हैं ज्यादातर ठीक है, लेकिन कई बार उनसे स्टेट यानी कि अवस्था भी बताई जा सकती है। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो आपको अंदाजा होगा इस बात का, या देखिएगा कभी। मेरा टारगेट उन लोगों पर है बेसिक्स आपके इंप्रूव करने के लिए, कि हर वक्त हर वर्ब क्रिया नहीं दिखा सकती, एक्शन शो नहीं कर सकती। कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो स्टेट बताती हैं। ज्यादातर हमारी इज, एम, आर एक्शन नहीं दिखा सकती, स्टेट दिखाती हैं। भाई ये तो मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, एक्शन शायद नहीं होगा भी नहीं वहां पर। भाई वो कौन है? शी इज माई कजन। अब कजन कहने से कोई एक्शन नजर नहीं आ जाता। कई बार ऐसी वर्ब्स हैं जो एक्शन नहीं दिखा पाती। अगर आप कहना चाहें कि भाई मेरे पास एक पेन है, तो पेन होने से मेरा कोई भी एक्शन नजर नहीं आ सकता। ये मैंने आपसे कुछ बेसिक्स कहे, जैसा अभी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगा। बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक इंडिविजुअल वीडियो रहेगा जिसमें आप उसे डिटेल में देखना चाहें। लेकिन हाँ, ज्यादातर वर्ब एक्शन दिखा सकती हैं, ये बात सहमति रखती है। लेकिन कुछ वर्ब्स कभी कभी स्टेट भी दिखा सकती हैं। थोड़ा सा इस बात को माइंड में रखिएगा, वक्त आने पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। वर्ब एक बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है आपके लिए। जैसे आपने एडजेक्टिव की स्पेलिंग में देखा कि ये कुछ ऐड कर सकता है, तो मैंने माना कि भाई इसमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड किया जा सकता होगा। वापस मेरे पास एक शब्द आता है ऐड, और यू कैन से वर्ब। तो ऐसा नहीं लगता उसकी संधि करने से, डिस्टिंग्विश करने से, डिफरेंशिएट करने से, कि शायद यहां पर आप किसी वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करते होंगे। एंड यू आर करेक्ट, ऐसा ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी एडवर्ब के पास बहुत सारे काम हैं। ये एक छोटा सा वीडियो रखूंगा जिसमें कि आपके पास बेसिक्स रहेंगे, लेकिन एडवर्ब इतने छोटे वीडियो में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। ऑल आई कैन से, एडवर्ब वो चीजें हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जो किसी वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। हाउएवर, ये किसी और का भी, एडवर्ब्स एक एडजेक्टिव का भी मीनिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर लेती है।
एडवर्ब्स प्रेपोजिशन का भी मीनिंग चेंज कर पाती हैं, एडवर्ब्स कंजंक्शन का भी मीनिंग चेंज कर सकती हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पूरे सेंटेंस का भी मीनिंग एडवर्ब चेंज कर सकती है। आई रिपीट, एडवर्ब वो चीजें हैं जो बेसिकली किसी एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज कर सकती हैं, किसी वर्ब का, अनदर एडवर्ब का भी, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब का मीनिंग एडवर्ब्स चेंज कर सकती हैं। जरा छोटे से एग्जांपल दिखाना चाहूं कि आप गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर शायद गाड़ी चलाना वर्ब हो जाता है, शी ड्राइव्स, बहुत तेज चलाते हैं, तो यहाँ पर आप तेज नहीं है। अगर आपसे तेज कहा जाए तो आप नाउन है, आपकी क्वालिटी एडजेक्टिव दिखा सकते हैं, लेकिन आप जो गाड़ी चलाते हैं, वर्ब गाड़ी चलाना, वो बहुत तेज चलाई जाती है, तो यहाँ पर गाड़ी चलाना शायद वर्ब है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए जो आपने फास्ट शब्द यूज करना चाहा कि शी ड्राइव्स फास्ट, वो शायद एक एडवर्ब कही जा सकती है। आप लिखते तो हैं, बहुत सुंदरता से लिखते हैं, आप सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये सारी चीजें एडवर्ब्स हैं। कई बार हम एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं, ही इज रिच, रिच अभी आपके सामने लिखा है कि एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली किसी नाउन के बारे में कुछ कहना चाहेगा कि वो बहुत पैसे वाला है। मैंने कहा पैसे वाला नहीं है, वो बहुत पैसे वाला है। अब पैसे वाला एडजेक्टिव है, रिच, ही इज वेरी रिच, तो जो आपने रिच कहा था ऑब्वियसली वो पहले से एक एडजेक्टिव था, इसमें वेरी शब्द को ऐड करना एक एडवर्ब रहेगी। जिनको नहीं अभी समझ में आ रहा, अगर हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है, अभी आप इस बात को छोड़ दीजिए, मेरे शब्द काफी हैं हाल फिलहाल सुनने के लिए कि एडवर्ब्स एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकती हैं। हम शायद इस बात को बाद में देखते हैं कि एडवर्ब ऐसा कर कैसे सकती हैं, इतने सारे काम एक कैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे अगर मूव करना चाहूं तो वो है प्रीपोजिशन, और एज यूजुअल इसको भी जरा तोड़ कर देख लेते हैं, शायद यहां से कुछ हमें मिल जाए। तो मैंने इसको वापस तोड़ना चाहा तो मुझे दो शब्द फिर से मिलते हैं, प्री यानी कि पहले, और पोजीशन यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन दिखाना। मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल कहना चाहा प्रीपोजिशंस को डिफाइन करने के लिए कि हम दिल्ली में ट्रैवल कर रहे थे और मैंने किसी से एड्रेस पूछा, एंड ही सेड कि भाई आगे जाइएगा, मेट्रो से आप बाहर निकलेंगे तो वहां निकलते ही जो सड़क जाती है वहां पर एक ब्रिज बना होगा और जाकर आप अपने फ्रेंड के घर पहुंच सकते हैं उस ब्रिज से। जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने पाया कि वहां तो दो ब्रिज बने हुए थे। अब दोनों ब्रिजेस में से ऑब्वियसली एक ऊपर होगा, एक नीचे भी ब्रिज होगा। अब मैंने उनसे फिर पूछना चाहा कि आपने जो शब्द कहा था कि ब्रिज बना है, वहां से मैं चला तो जाऊं, प्लीज मुझे उसकी प्रिसाइज पोजीशन बता दीजिए, कौन से वाले ब्रिज से जाना है, ऊपर वाले या नीचे वाले। आप शायद समझ रहे होंगे मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं। ब्रिज कहने से वो नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन कई बार हमें उसकी पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ जाती है। तब आपने मुझे शब्द ऐड करने चाहे कि देखिए जो ऊपर ब्रिज है वो ये वाला कहा जाएगा, ओवर ब्रिज एज यूजुअल वी नो, और नीचे वाला जो है उसको शायद हम ये शब्द दिखाते हैं, अंडर ब्रिज। तो ये दोनों ही शब्द आपके प्रीपोजिशन की कैटेगरी में है, बिकॉज हाँ, ओवर ब्रिज कहने से उसकी पोजीशन नजर आई है, अंडर ब्रिज कहने से भी उसकी आपने पोजीशन ही मुझे दिखाना चाहिए। मैं आपसे सिंपलिसिटी में पूछना चाहूं, भाई कहां पर हो, मैं घर पर हूं, तो एट होम कहने से शायद हमारी वो पोजीशन और लोकेशन नजर आती है। कहां पर थे, घर पर ही तो था। आप शायद झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको गार्डन में देखा था, आई सॉ यू इन द गार्डन। तो जो आपने इन शब्द यूज किया था, इसमें भी पोजीशन दिखाना चाहिए थी। भाई वो आप कहां पर बैठे हैं, तो ही सिटिंग ऑन द बेंच। शायद याद होगा कि हम ऑन का यूज करते हैं किसी की चीज को किसी के ऊपर रखने के लिए। वो तो जाकर नदी में कूद गया, तो शायद एक शब्द इनटू हमने देखा होगा, इनटू भी किसी की पोजीशन दिखा देता है। आपका एड्रेस कहिए तो ठीक उसके सामने, सामने कहने से पोजीशन नजर आती है। शायद ये शब्द हम जानते हैं, इन फ्रंट ऑफ, शायद हम कई बार यूज करते हैं। वो जो घर है उसके जस्ट पीछे आपको मेरा मकान दिख जाएगा, बिहाइंड यूज किया जाता है, उसके जस्ट बगल में। तो शायद कई बार बिसाइड शब्द का भी यूज हमने देखा होगा। मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाहूं, प्री यानी कि पहले, पोजीशन आप जानते हैं, जितने शब्द पहले वाले की अक्सर पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, पोजीशन दिखा पाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे यहां कहना चाहा कि ब्रिज ऊपर भी होते हैं, ब्रिज नीचे भी होते हैं। इंसान अगर देखना चाहे तो इंसान किसी बेंच के ऊपर बैठ सकता है, अगर छोटे बच्चे की बात करें तो वो बेंच के नीचे भी छुप सकता है, उसके पीछे भी छुप सकता है। तो आपको मुझे पोजीशन दिखानी होगी, कहां पर है, घर पर है, गार्डन में थे, किचन में थे, वॉशरूम में थे, बेडरूम में थे, जहां पर थे, यहां पर थे, ऑफिस में, मीटिंग में, इन द ऑफिस, इन द मीटिंग, ऑन द बेंच कह दिया जाता है, इनटू द रिवर यूज कर लेते हैं किसी चीज के अंदर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिसाइड बगल में, बिटवीन के बीच में, शायद आप पोजीशन दिखाते हैं, अमंग ऑब्वियसली दो से ज्यादा के लिए हम सब जानते हैं ये सारी चीजें पोजीशन रेफर करती हैं। तो जैसा कि उनका नाम सजेस्ट करता है, प्री पोजीशन,
यानी कि पहले वाले की जब हम पोजीशन दिखा पाते हैं उन सारे शब्दों को प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो जिन्हें आपने देखा है बचपन से, एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर। आफ्टर बिफोर भी इसी में है, आपके पीछे पीछे मैं चलना चाहूंगा, आप लोग मेरे पीछे आइएगा, तो जिसके पहले हैं, पीछे हैं, आफ्टर, बिफोर, ये सारे शब्द इंग्लिश में प्रीपोजिशन बिहेव कर पाते हैं। नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए दैट इज कंजंक्शन, तो वापस इसकी भी अगर तोड़ा जाए तो शायद हमारे समझने के लिए क्या बुरा है। रीजनिंग पढ़ते तो हैं, सारे कुत्ते गधे हैं, सारे गधे घोड़े हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मैथमेटिक्स भी तो कहता है लेट द नंबर बी एक्स, तो यहां भी माना जा सकता है कि अगर उन शब्दों को डिफरेंशिएट करके हमें कुछ समझ आता है तो ये लॉजिकली कुछ समय तक ध्यान रखने लायक नहीं, बहुत समय तक ध्यान रखा जा सकता है। आप तोड़कर देखें जरा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में वापस जो दो शब्द आपने तोड़े हैं, मुझे नजर आता है CON, पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन जंक्शन शब्द सुनकर मुझे रेलवे लाइन क्यों ना नजर आ जाए कि जहां पर ग्वालियर जंक्शन लिखते हैं, दिल्ली जंक्शन है, झांसी जंक्शन है, मथुरा, आगरा, ये सारे जंक्शन कहे जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम इन टर्म्स ऑफ रेलवेज। हमने शायद रेलवे में जंक्शन जिन्हें देखा है, तो मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मैं अपने एरिया को आपको जरा सा डिस्क्राइब करना चाहूं। फर्दरमोर रेलवे का ही डिस्क्रिप्शन है। दिल्ली हम सब जानते हैं कि दिल्ली जंक्शन है, उसके बाद मथुरा जंक्शन है, आगरा जंक्शन है, ग्वालियर जंक्शन है, झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बहुत सारे जंक्शंस हैं। जिस सिटी में मैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मुरैना, वो जंक्शन नहीं है। तो रेलवे के अकॉर्डिंग जंक्शन शब्द का डिस्क्रिप्शन है। मैं रेलवे यूं डिफाइन कर रहा हूं बिकॉज इंग्लिश आपकी बिल्कुल वही डिफाइन करती है लैंग्वेज के तौर पर। दिल्ली को जंक्शन कहा जाता है बिकॉज वहां से बहुत सारे ट्रैक कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, आप जानते होंगे इस बात को। हम मथुरा को जंक्शन कहते हैं बिकॉज वहां से जयपुर का रास्ता, यहाँ का रास्ता, कोटा का रास्ता, कई चीजें जुड़ी जाती हैं। आगरा भी जंक्शन है बिकॉज वहां से भी चीजें जुड़ती हैं। ग्वालियर भी जंक्शन है बिकॉज वहां से भी 3-4 रास्ते जुड़ जाते हैं। झांसी अपने आप में बहुत बड़ा जंक्शन है। जिस सिटी का मैंने नाम लिया मुरैना, वो जंक्शन नहीं कहा जाता बिकॉज वहां पर जो ट्रैक आता है वो सीधा का सीधा निकल जाता है। अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप इस बात को बेहतर जानते होंगे कि मुरैना से आने वाले ट्रैक्स सीधे जाते हैं, ना कोई कनेक्टिविटी यहां से है ना यहां से है। अदरवाइज जितने शब्दों को मैंने डिस्क्राइब किया, दिल्ली, मथुरा, आगरा और भी फर्दरमोर जिन्हें हम जंक्शन कहते हैं, कभी रेलवे से ट्रैवल करें तो देखिएगा जिस शब्द पर, जिस नाम पर जंक्शन लिखा होगा, वहां से जरूर कनेक्टिविटी जुड़ी होगी। तो जब वो रेलवे थी, उसने रेलवे लाइंस को जोड़ना चाहा, कहीं ना कहीं जंक्शन से मुझे जुड़ा हुआ नजर आया। जब मैंने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो हम में से कोई अगर जानता हो किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखा देता हूं। अगर आप कहें कि भाई इस नोड पर करंट ज्यादा है, आता है यहां से करंट, तो वो नोड पर नहीं आता, कोई उसका सोर्स रहा होगा। फिजिक्स कहती है अकॉर्डिंग टू केसीएल और केवीएल, किसी भी पॉइंट पर the sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing currents, मतलब जितना करंट आता है उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शायद हम समझ रहे हैं इस बात को कि करंट वो पॉइंट खुद से नहीं बनाता, यदि वो सोर्स नहीं है तो जितना करंट उस पर आया, कहीं से भी सप्लाई घर पर आती है 220 वोल्टेज की, वो सारी घर में बट जाती है। तो इन दैट केस अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो उसका ओवरऑल अलजेब्रिक सम 0 होता है, तब जाकर फिजिक्स में इस पॉइंट को जंक्शन कहा जाता है। रेलवे इन्हें जंक्शन कहती है जहां पर रेलवे लाइन जुड़ी है, फिजिक्स उन्हें जंक्शन कहती है जहां पर के करंट और वोल्टेज जुड़ते हैं। तो भाई मेरे पास भी एक भाषा है, यहाँ पर भी जंक्शन का जरूर मतलब जोड़ने से होगा, और होता भी है। जोड़ना किसका हो सकता है, तो आपके पास शब्द होते हैं, आप उन्हें जोड़िए, आपके पास फ्रेज है, जोड़ दीजिए, क्लॉज है, जोड़ दीजिएगा, और आपके पास पूरा का पूरा सेंटेंस हो सकता है। जैसे मैंने कहना चाहा कि राम के पिता दशरथ थे, भरत के पिता दशरथ थे, लक्ष्मण के पिता दशरथ थे, शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे। 4 बार कहने से अच्छा ये नहीं लिखा जा सकता राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत और शत्रुघ्न, जिसे हम एंड यूज करते हैं, के पिता दशरथ थे। अब जो एंड शब्द आपने रखा है, इसने शायद 2 चीजों को जोड़ा है, ऑब्वियसली कंजंक्शन कहा जाता है। कई बार हम चीजें ऐसे जोड़ लेते हैं, भाई लेट क्यों हुए थे, आई वॉज लेट, एक पूरा सेंटेंस इसके आगे रखना चाहा, आई वॉज लेट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। तो मेरे पास 2 सेंटेंस हैं, आई वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, दोनों को मैंने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ बिकॉज। तो जो बिकॉज से आपने 2 सेंटेंस जोड़े हैं, इन्हें भी कंजंक्शन कहा जाता है। सेंटेंस नहीं, सॉरी, बिकॉज यहाँ पर एक कंजंक्शन है, बिकॉज इसने 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है। आपने उसे बुलाया था, आई इनवाइटेड हिम, अ कंप्लीट सेंटेंस। He did not come, वो तो नहीं आया, क्यों नहीं आया होगा? In that case हमने जो 2 सेंटेंस जोड़े हैं कि I invited him, he did not come, मैंने तो बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाया, तो जो आपने but यूज करना चाहा, ये भी यहाँ पर कंजंक्शन है, बिकॉज 2 सेंटेंस आपने जो जोड़े हैं। आइदर और से बचपन से देखा है कि आइदर डैश 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 और, तो इसके बाद भी कोई शब्द होता है, और के बाद भी कोई शब्द होता है, तब जाकर आइदर और को कंजंक्शन कहा जाता है। जैसा मैंने आपसे ऊपर कहा था कि आइदर 2 लोगों की जगह यूज करते हैं, नाम की जगह पर प्रोनाउन है,
आइदर इंग्लिश में एडजेक्टिव भी है, हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, आइदर इंग्लिश में एडवर्ब भी होती है, और आइदर के साथ जब और को जोड़ देते हैं तब जाकर आप उसे कंजंक्शन कह दीजिएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं, नाइदर नॉर हमेशा देखा होगा, ना आप जाएंगे ना आप जाएंगे, दो को जोड़ने का काम किया। ना सिर्फ आपने, आपके फ्रेंड्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन दोनों से भी हमने चीजों को जोड़ा है। तो एक याद रखने के लिए पैटर्न कहना चाहूं कि जैसे रेलवे लाइंस को जोड़ती है, फिजिक्स करंट और वोल्टेज को जोड़ देती है, वैसे ही जंक्शन इंग्लिश का जो है वो शब्दों को जोड़ सकता है, फ्रेज, क्लॉज और पूरे सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। एंड को हमेशा हमने दो चीजों को जोड़ने का काम किया है, बिकॉज हमेशा जोड़ने के लिए यूज करते हैं, बट का यूज जब भी किया है हमेशा चीजों को जोड़ने के लिए किया है। कई बार हम लोग आइदर और को भी जोड़ने के लिए काम करते हैं, बीमार था इसीलिए नहीं आ पाया, तो कई बार सो यूज किया जाता है, चूंकि मैं बीमार था नहीं आ पाया, कई बार सिंस यूज करते हैं। ये सारे शब्द जो शब्दों को जोड़ सकते हैं, कहिए पूरे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, उन्हें इंग्लिश में कंजंक्शन कहा जाता है, जंक्शन जोड़ने से। और आखिरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज इंटरजेक्शन। तो जैसे इंजेक्शन लगने से हमारी फीलिंग्स बाहर आती हैं, इंटरजेक्शन भी यही डिफाइन करते हैं। इंग्लिश में कई बार हम शब्दों से बहुत कुछ एक्सप्रेस कर लेते हैं, कई बार सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे कि फ्रेंड से व्हाट्सएप पर बात करते हुए, कल आओगे? नहीं यार नहीं आ पाऊंगा, बीमार हूं। ओ, अब जो आपने ये शब्द यूज करना चाहा, इसका ग्रामेटिकली कोई नाउन से रिश्ता नहीं है, प्रोनाउन से नहीं है, कोई एक्शन आपने नहीं दिखाया, किसी की क्वालिटी मॉडिफाई नहीं की, कुछ की पोजीशन नहीं दिखाई थी, कुछ जोड़ा घटाया नहीं था, लेकिन हाँ आपकी फीलिंग जरूर है। तो जैसे इंजेक्शन वैसे इंटरजेक्शन। सेम फॉर्मुलेशन कई बार हम ऐसे शब्द यूज करते हैं जब हम जीत जाते हैं तो विचित्र आवाजें कई बार मुंह से निकलती हैं, ब्रावो। अब ब्रावो कहने से कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग्स दिखाई हैं। इसका लॉजिकली कोई सेंस नहीं है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ खुशी व्यक्त करने के लिए मेरी फीलिंग्स कही जा सकती हैं। कई बार हम ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं, हुर्रे। तो जो आपने हुर्रे कहना चाहा, यहां से भी खुशी नजर आती है। आपकी फीलिंग्स और इमोशंस दिखाने वाले शब्दों को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। जी हाँ, इंटरजेक्शंस के बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा रहेगा। जब आप खुशी व्यक्त कर सकते हैं तो थ्री इडियट्स की तरह कि भाई फ्रेंड अगर फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर फ्रेंड ज्यादा स्कोर करे तो ज्यादा दुख होता है, हम सब के साथ होता है। उसे इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में रखिए जहां पर आप अपना दुख व्यक्त करते हैं। अलास एक शब्द देखा होगा दुख व्यक्त करने के लिए, और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रचलित है। कई बार हमें किसी को रिप्लाई नहीं करना होता, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से किसी नाउन प्रोनाउन के किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरी फीलिंग जरूर दिखा सकती हैं, इससे इंटरजेक्शन कह दीजिएगा। बहुत देर से हम में से कुछ लोग सोच रहे हैं यार क्या बोर हो रहे हैं, कितनी देर से ऑफ करने वाले हैं, बस 5 मिनट और, तो कई बार दिल से आवाज आती है यस। अब ये जो आपने यस कहा था इसका मतलब हाँ से नहीं था, एक वो यस हो सकता है जहां पर हाँ जवाब जाता है, एडवर्ब है, बाद में देखेंगे कैसे, और एक वो यस है, यस हम लोग जीत गए। अब ये जो मेरी फीलिंग्स मैंने दिखाई भी चाहिए हैं, जो इमोशंस मेरे एक्सप्रेस हुए हैं, दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शंस। मैं जरा हिंदी और अंग्रेजी में वापस एक बार रिवाइज करना चाहूं जो आपको कहना चाहा। दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। नाउन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट तौर पर कैटेगराइज की जा सकती है। टाइप्स ऑफ नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें कि फुल डिस्क्रिप्शन रहेगा किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का, लेकिन हाँ नाउन को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट तौर पर आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि नाउन कॉन्क्रीट नाउन जिनमें जिन चीजों को सेंस किया जा सकता है, देखना, छूना, टच करना, स्मेल करना, सारी सारी नाउन है। हाँ जिन चीजों को नहीं भी कर सकते, दया, भावनाएं किसी की, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। जब हम प्रकृति को देख सकते हैं तो प्रकृति के पेड़ पौधे नजर आते हैं, न्याय नजर नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई बार नाम के बारे में पता होता है, पिता का नाम, माँ का नाम, हम यूज नहीं कर पाते, और कई बार नहीं पता होता, someone, somebody, anyone, anybody, जो शब्द नाम की जगह लिखे जा सकते हैं, प्रोनाउन कहिए। जिन शब्दों को इन दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करने के काम में लिया जाता है, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। जिनसे हम एक्शन दिखाते हैं वो सारी वर्ब हैं। माना कई बार वर्ब्स एक्शन की जगह स्टेट भी दिखा सकती हैं। एडवर्ब्स बहुत कुछ करती हैं। एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती हैं, एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकती हैं, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, एडवर्ब प्रपोजिशंस को मॉडिफाई करती हैं, एडवर्ब कंजंक्शन को मॉडिफाई कर सकती हैं, और एक पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकती हैं। तो इन शॉर्ट ये भी तो कहा जा सकता है, नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर लेते हैं, हटा दीजिए, इंटरजेक्शंस मॉडिफाई होते नहीं, आप मेरी फीलिंग्स को कहां मॉडिफाई करेंगे शब्दों से। तो इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब्स का रहता है।
जहां पर आप प्री पोजीशन, पहले वाले की पोजीशन दिखा पाते हैं, कहां पर थे, छत के नीचे, कहां पर हो, घर पर हैं, वो तो ऑफिस में है, वो तो अभी गार्डन में है, जितनी भी चीजें पोजीशन दिखा पाती हैं अक्सर सब्जेक्ट की, उन्हें प्रपोजिशन कह दीजिएगा। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज शायद हम ध्यान रखें। जंक्शन, रेलवे में जोड़ने का काम, रेलवे ट्रैक्स को, फिजिक्स, करंट और वोल्टेज जोड़ना, तो भाषा शब्दों और पूरे सेंटेंस को जोड़ सकती है, उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। और हाँ, जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें इन जनरल इंटरजेक्शन कह दीजिएगा। इन इंग्लिश आई कैन से द वर्ड्स basically defined or that can be sensed are called noun, because the words that can be sensed either by see, touch or any of our senses, we can call them noun. कुछ चीजों को हम सेंस नहीं कर सकते हैं, they are in the category of abstract noun. The words that can be used in place of a noun are called pronoun. The words, they can express quality or quantity or in general add meaning to the meaning of a noun or pronoun are called adjectives. When we talk about verbs, they can express actions. Sometimes they express state as well. Except a noun, pronoun and native action, an adverb can modify all parts of speech, that is adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and a complete sentence as well. The words that define position, especially of the subject, that is pre, are called prepositions. When we talk about junction, the joining terms of words, of sentences, they are called conjunctions. And at last but not the least, when we express our feelings, our emotions, they are called interjections. आई होप सो। एक बार आप चाहें तो जहां पर पॉज करना हो, रिपीट करना हो, आप इस वीडियो को वापस देखिएगा। ये सारे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिन पर पूरी भाषा निर्भर करती है। नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर मोर, बिकॉज ये सारे अभी तक के 3 वीडियो डिस्क्रिप्टिव तौर पर थे जिनमें आपको शायद बेसिक्स बताना चाहे इंग्लिश के। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर, शायद नाउन को ही लेकर, उसको फर्दर डिस्क्राइब करना चाहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। जो भी डाउट्स और कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।